देखो चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं इलास्टिसिटी। सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इलास्टिसिटी या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में देखेंगे, पढ़ेंगे, पहले थ्योरी देखेंगे। इससे पहले चैप्टर हमने ग्रेविटेशन डिटेल से पढ़ा है, तो देख लीजिएगा। उसमें एक कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन में है, बताना है, कभी अगर होगा एक्स्ट्रा क्लास बता देंगे। जो एकेडमिक में नहीं जरूरत है, नीट में नहीं है, जेईई एडवांस में है और मेंस में पूछने का है, कभी पूछ सकता है। एक कॉन्सेप्ट होता है एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग का, कि सैटेलाइट है वो कितना रेंज को कवर करेगा। कोई सैटेलाइट है किसी हाइट पे, तो वो चारों तरफ से सिग्नल भेजता है, तो कितनी एरिया अर्थ पे कवर करेगा, तो उसका कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं एरिया ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। उस कॉन्सेप्ट पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन है उस पर एक दो। और एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें तुम्हारा जाके सैटेलाइट कितना कवर करेगा और कितना नहीं करेगा। जितना नहीं कवर किया सबट्रैक्ट कर देंगे रेस्ट में से, तो नहीं पता लगता है, तो खैर वो कॉन्सेप्ट है। और एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, तुम्हारा क्वेश्चन है उस पर एक न्यूट्रल पॉइंट का। तो ये दो चीजें हैं, मेनली हमने ब्रॉडली चैप्टर पढ़ लिया है, तो कभी होगा तो एडवांस में जरूरत है, मेंस में पूछा जा सकता है शायद कभी, तो वो हम कभी बता देंगे, एक क्लास लगेगा। अभी चूंकि सिलेबस बहुत बचा है और बहुत सारी चीजें पढ़नी है, टाइम ज़्यादा है नहीं, तो हम आते हैं चैप्टर पे, इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी क्या होता है? दो तरह का नेचर होता है, एक होता है इलास्टिक नेचर, एक होता है प्लास्टिक नेचर। एक होता है इलास्टिसिटी, एक होता है प्लास्टिसिटी। तो एक होता है इलास्टिक नेचर, एक होता है प्लास्टिक नेचर। क्या होता है? जैसे कि कोई भी एग्जांपल देखो, जैसे रबड़ है, इरेजर है आपका, इलास्टिक नेचर, और एक होता है प्लास्टिक नेचर। प्लास्टिक नेचर, प्लास्टिक नेचर। जैसे कि तुम्हारा रबड़ है, रबड़ क्या होता है? इरेजर है, उसको कंप्रेस करोगे फिर से क्या होगा, अपनी जगह पे आना चाहिए। इस नेचर को बोलते हैं इलास्टिक नेचर, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। या फिर खींच दोगे तो वापस आएगा, या कंप्रेस कर दोगे फिर से वापस आएगा। इस नेचर को बोलते हैं इलास्टिक नेचर, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। प्लास्टिक नेचर या प्लास्टिसिटी क्या है? रिगेन ना करे, मतलब जैसे छोड़ दिया उसी कंडीशन में रह जाए। जैसे कुछ मटेरियल है, उसको खींचोगे तो क्या होगा, अपनी जगह पे क्या होगा, रह जाएगा। इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। तो रिगेन करने की टेंडेंसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी, और रिगेन नहीं करने की टेंडेंसी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। अब दुनिया में जितने मटेरियल देखोगे तो वो सब, कोई भी मटेरियल दुनिया में ना तो परफेक्टली इलास्टिक है और ना ही परफेक्टली प्लास्टिक है। इलास्टिक और प्लास्टिक, और परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक बोलने में अंतर है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि हमने उसको कंप्रेस किया या एक्सपेंड किया, फिर से एग्जैक्ट शेप को रिगेन कर ले। और प्लास्टिसिटी का मतलब है बिल्कुल भी रिगेन ना करे, वहीं का वहीं रुक जाए। दुनिया में जितने भी मटेरियल हैं ये इसके बीच में रहते हैं, ना तो कोई परफेक्टली इलास्टिक है ना ही कोई परफेक्टली प्लास्टिक है। कहने का मतलब क्या है? जैसे तुम एक इरेजर है, मान लो से एग्जांपल 5 सेंटीमीटर का, ज़्यादा बड़ा बोल दिया लेकिन ठीक है समझने के लिए, तो उसको कंप्रेस करते हो। मान लो कंप्रेस किया 4.5 सेंटीमीटर, आप बोलोगे फिर से छोड़े फिर 5 पे आ गया, नहीं आता कभी। नॉर्मल व्यू में देखोगे आपको लगेगा हाँ कंप्रेस किया एग्जैक्टली 5 पे आ गया, लेकिन उसको अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखोगे वो कभी 5 पे नहीं आएगा, वो 4.99999999 होगा, पर एग्जैक्ट 5 कभी नहीं होगा। उसी तरह से किसी को खींचे, मान लो 5 सेंटीमीटर खींच के बना दिए 5.4 सेंटीमीटर, तो फिर से कभी भी वो 5 पे नहीं आएगा। मान लो वो रुक जाएगा से 5.000000 मल्टीपल 0.1, पर वो एग्जैक्ट 5 कभी नहीं होता है माइक्रोस्कोपिक व्यू से। नॉर्मल आई से लगता है कि हाँ ठीक है वापस आ गया, लेकिन कुछ ना कुछ वो रिगेन करना बच ही जाएगा। और ना ही इसका उल्टा पूरा प्लास्टिक होता है। पूरा प्लास्टिक का मतलब है जहां छोड़े एग्जैक्टली वहीं हो जाए। किसी मटेरियल को अगर तुम कुछ भी खींचे हो ना, मान लो से कोई मटेरियल है प्लास्टिक नेचर का है, से 5 सेंटीमीटर का, खींच के कर दिए 5.4, वो कभी भी अगर प्लास्टिक नेचर का भी एग्जैक्ट 5.4 पे नहीं रुकेगा, वो थोड़ा सा भी रिगेन करने की कोशिश करेगा, पर करेगा। मतलब कि 5.4 खींच के बनाया, वो 5.3 मान लो 999999 तक भी आ जाए, पर वो हल्का सा रिगेन करने की कोशिश करेगा। तो दुनिया में हर मटेरियल हल्का रिगेन करने की कोशिश करता है, और हर मटेरियल तुम्हारा
इस प्रॉपर्टी को भी, प्लास्टिक प्रॉपर्टी को भी रखता है, मतलब कि अपने जगह पे भी टिका रहना चाहता है। तो दुनिया में कोई मटेरियल ना तो परफेक्टली इलास्टिक है ना ही परफेक्टली प्लास्टिक है, इसके बीच का नेचर का होता है। ठीक, अच्छा, इन सब से पहले एक बॉडी है जिसकी पहले भी हमने बात की थी, उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं? जो कि डेफिनिट शेप एंड साइज का होता है, मतलब जिसके शेप या साइज में चेंज लाना मुश्किल है। दुनिया में तो हर मटेरियल का शेप साइज में चेंज आ जाएगा। आप कंप्रेस करोगे किसी भी मटेरियल को, इसी कंप्रेस किया नॉर्मल हाथ से नहीं हुआ, किसी और टाइट में इससे करेंगे हो जाएगा। ये लोहे का बना होता, नॉर्मल इससे नहीं होगा, मशीन से कंप्रेस हो जाएगा, प्रेस मशीन से, हाइड्रोलिक प्रेस से। तो हर मटेरियल होता है, लेकिन उससे पहले जो रप्चर हो जाता है, टूट जाता है, उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। मतलब वैसी बॉडी जिसके शेप या साइज में चेंज लाया नहीं जा सके बिना जनरली फ्रैक्चर से पहले। आगे हम बात करेंगे। तो रिजिड बॉडी के बारे में हम आगे बात किए थे, डेफिनिट शेप एंड साइज का, पीछे चैप्टर में बात किए थे, सॉरी, रोटेशन वगैरह में। अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी। मैं कहानी नहीं लिखा रहा, कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। इलास्टिक नेचर, प्लास्टिक नेचर, ये सब आप पहले से भी सुनते आ रहे हो, तो इसकी कथा लिखाने का मतलब नहीं बनता। तो इलास्टिक नेचर क्या है? रिगेन करने की टेंडेंसी। प्लास्टिक नेचर क्या है? अपने जगह पे रहने की टेंडेंसी। सिंपल सा ही है। ठीक, अब एक बात हम कर लेते हैं, परफेक्टली आ जाते हैं। इलास्टिक लिखना और परफेक्टली इलास्टिक दोनों में फर्क है। इलास्टिसिटी हर मटेरियल शो करेगा, प्लास्टिसिटी थोड़ा ना थोड़ा हर मटेरियल शो करेगा, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक कोई मटेरियल नहीं हो सकता। तो बात करते हैं परफेक्टली। परफेक्टली का मतलब है, या परफेक्टली बोलते हैं या कंप्लीटली भी बोलते हैं। परफेक्टली या कंप्लीटली का मतलब है पूरे तरीके से। परफेक्टली या कंप्लीटली का मतलब है पूरे तरीके से। तो परफेक्टली इलास्टिक यानी एग्जैक्ट शेप को रिगेन कर ले, इलास्टिक बॉडी। तो ये किसको बॉडी को बोलेंगे? वैसी बॉडी जो अपने कंप्लीट शेप को क्या कर ले, शेप एंड साइज को कंप्लीटली क्या कर ले, रिगेन कर ले। तो लिखाने की जरूरत है या लिख लोगे? लिख लोगे क्या? परफेक्ट, हाँ लिख लोगे। परफेक्टली इलास्टिक वैसी बॉडी को कहेंगे जो अपने शेप एंड साइज को कंप्लीटली क्या कर ले, रिगेन कर ले। सिंपल सा बात। ठीक है, शेप एंड साइज कंप्लीटली रिगेन। अब हमने बोला एग्जैक्टली नहीं होता कोई, तो क्लोज, नजदीक बिहेवियर होता है। तो क्लोजेस्ट नेचर, इसका जो क्लोजेस्ट ऐसा बिहेवियर जो शो करता है, जो लगभग रिगेन कर लेता है, मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ कर लेता है। 100% तो नहीं करेगा, लेकिन 99.999% भी कर लिया, वैसा एक मटेरियल का एग्जांपल है क्वार्ट्ज फाइबर। उसका एग्जांपल है क्वार्ट्ज फाइबर। इसको परफेक्टली इलास्टिक कंसीडर कर लेते हैं। जैसे उसी तरह का बात को समझो, जैसे फ्रिक्शन लेस परफेक्टली हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा ही होगा। बहुत कम कर दिए, लगभग नेग्लिजिबल, तो फ्रिक्शन लेस कंसीडर कर लेते हैं। उसी तरीके से तुम्हारा यहां बात कर रहे हैं। अच्छा, क्वार्ट्ज फाइबर कहाँ कहीं यूज होता है पता है क्या? हाँ, घड़ी में यूज होता है। क्यों? क्योंकि टाइम की एक्यूरेसी के लिए। अदरवाइज क्या होगा पता है? हीट के कारण चीजें एक्सपेंड होती है, उसका डायल एक्सपेंड होगा, ठंड के दिन में कांटेक्ट होगा, तो कुछ समय बाद आप देखोगे टाइम में अंतर आ गया। उससे भी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए एटॉमिक वॉच सब में। मतलब एटॉमिक वॉच यूज कहाँ होता है? जहां पे स्पेस साइंस वगैरह में, जहां पे सेकेंड का भी कैलकुलेशन मायने रखता है, सेकेंड के माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड के कैलकुलेशन मायने रखता है, वहां पे माइक्रो मतलब 10⁻⁶, नैनो 10⁻⁹, बहुत छोटा कैलकुलेशन, वहां एटॉमिक क्लॉक्स यूज होता है। वहां और ज्यादा जरूरी है कि हल्का भी इलास्टिसिटी ना हो। घर वाले में मान लो फिर भी चलेगा, अगर 2 साल 5 साल में कुछ टाइम का स्लाइटली 2 सेकंड का अंतर आ जाए, हमको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर सही कर लेंगे, लेकिन वहां बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा उसमें। ठीक है ना? तो खैर ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया क्वार्ट्ज फाइबर। उसी तरह से एक एग्जाम्पल परफेक्टली प्लास्टिक। परफेक्टली प्लास्टिक क्या बोलते हैं? जो कि अपने शेप एंड साइज को परफेक्टली प्लास्टिक या कंप्लीटली प्लास्टिक भी बोलते हैं। तो परफेक्टली प्लास्टिक किसको बोलेंगे? जो अपने शेप एंड साइज को बिल्कुल भी रिगेन ना करे, थोड़ा भी रिगेन ना करे, कोई टेंडेंसी नहीं दिखाए अपने ओरिजिनल शेप या साइज को रिगेन करने की, यानी क्लोज टू ऐसा नेचर होगा। ऐसा क्लोज टू नेचर का एग्जांपल दे सकते हो? जैसे कि वैसलीन यूज करते हो, वैसलीन देखे हो ना? तो वैसलीन में उसको कंप्रेस कर दो, उसको हल्का सा कंप्रेस कर दो, देखो जैसा है लगभग उसी शेप में होता है। ऐसे चीजों को बोलते हैं
पैराफिन वैक्स बोलते हैं उसको टेक्निकली, चूंकि पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम जो क्या कहते हैं अलग अलग फेजेस से गुजरता है, जिससे तुमको डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ये सब निकलता है, उसी का ये, ठीक है ना। तो खैर पैराफिन वैक्स। और एग्जांपल पुट्टी, क्लोजेस्ट अप्रोच इसका क्या होगा, पुट्टी। हाँ पुट्टी नहीं कर देना, पुट्टी। पुट्टी कौन, वॉल पुट्टी। पुट्टी देखे हो घर वगैरह में जो पेंट होता है उससे पहले पुट्टी यूज किया था व्हाइट कलर का, वो भी देखोगे बहुत ज्यादा प्लास्टिक के जैसे छोड़ दोगे उसी जगह पे टिका रहेगा। हाँ वो हो गया। प्लस पैराफिन वैक्स जिसमें प्लास्टिक नेचर बहुत ज्यादा हो, उसे ये परफेक्टली प्लास्टिक नहीं है लेकिन इसको कह दिया जाता है। हाँ कह दिया जाता है, क्योंकि 100% तो कुछ भी नहीं है, फ्रिक्शनलेस कोई नहीं है फ्रिक्शनलेस, लेकिन क्लोज टू है, बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस है तो कंसीडर कर लेते हैं। उसी तरह से 100% तो कोई नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा है, 99.99% भी है, चाहे ये बिहेवियर चाहे ये बिहेवियर, तो कह देंगे परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक। और एग्जांपल दे सकते हो मड, कीचड़। कीचड़ का भी एक कॉम्बिनेशन है, साइंटिफिकली टेक्निकली ये कीचड़ का भी एक कॉम्बिनेशन है, हो गया। तो कीचड़ का एक कॉम्बिनेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन है, टीचर कीचड़ से हो गया। तो कॉम्बिनेशन क्या है, बहुत पानी नहीं, पानी वाला एक पर्टिकुलर पानी और मिट्टी का रहे रेशियो, तो वो भी एग्जांपल हो गया, उसको भी कंप्रेस करोगे वहीं छूट जाएगा। तो अगर ये सब कुछ एग्जांपल लिखना है तो लिख लो, और नोट देके एक बात लिख लो, फिर ये सब एग्जांपल खाली लिख लो, बाकी कथा मैंने लिखा है। नोट देके लिख लो एक बात कि कोई परफेक्टली प्लास्टिक नहीं हो सकता, जो बोला लिख लो, नो बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक। नो बॉडी इज, नोट देके लिख लो, नो बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक। फिर क्या होगा, इसके बीच में होगा, थोड़ा रिगेन करेगा, पूरा रिगेन नहीं करेगा। तो प्लास्टिक फुल स्टॉप। ऑल दी बॉडीज फाउंड इन नेचर, ऑल दी बॉडीज फाउंड इन नेचर, ऑल दी बॉडीज फाउंड इन नेचर, नेचर लाई, all the bodies found in nature lie between these two limits, between these two limits, इन दो लिमिट के बीच में रहता है, मतलब परफेक्टली प्लास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक के बीच में, ठीक है। इलास्टिक होगा, प्लास्टिक भी होगा, पर परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक एग्जैक्टली नहीं होगा, क्लोज में ही है। तो ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लो एग्जांपल वगैरह। तो चलो देखो अब इसमें क्या है कि छोटी मोटी एक दो चीजें बात करें जरा। एक बात आती है दिमाग में कि ठीक है इलास्टिक नेचर क्या होता है, कि कोई बॉडी अपने शेप को रिगेन कर लेता है। अब कोई बॉडी अपने शेप को रिगेन क्यों करता है, ना करे, और रिगेन करने के लिए क्या चाहिए, उल्टे डायरेक्शन में फोर्स चाहिए। तो इसको समझने के लिए एक स्प्रिंग बॉल थ्योरी दी गई थी। थ्योरी में डिटेल नहीं जा रहा, केवल क्या मामला समझ लो, ना लिखने की जरूरत, ना लिखाऊंगा ये मैं। एक स्प्रिंग बॉल थ्योरी है दिया गया इलास्टिक नेचर को समझने के लिए। वो थ्योरी क्या थी पता है, एक कुछ शेप ले लिया गया, क्यूब या क्यूबाइड का शेप ले लिया गया, मान लो क्यूब का ही शेप ले लिया गया। क्यूब में कितने कॉर्नर, क्यूब पर कितने कॉर्नर, ये बोलने में तुम लोग को 8 मिनट लगा। अच्छा गिनने तो नहीं लगा कोई, क्यूब में 8 कॉर्नर, अच्छी बात है। तो क्यूब में 8 कॉर्नर, इस थ्योरी में क्या किया गया कि 8 कॉर्नर पे एक एक बॉल रख दिया गया, ठीक है ना, किसी का भी स्टील बॉल रख दिया गया, मान लो 8 कॉर्नर पे एक एक बॉल रख दिया गया एक साइज का। 8 कॉर्नर पे एक एक बॉल रख दिया गया, और इसकी जो साइड है ना, जो क्यूब की साइड है, वो किससे बनाया गया, वो स्प्रिंग बनाया गया, मतलब साइड के जगह स्प्रिंग सोच लो, यानी हर एक बॉल को स्प्रिंग से जोड़ा गया। यानी जितने भी कॉर्नर पे थे, जितने भी कॉर्नर पे बॉल थे, सबको किससे जोड़ दिया गया, स्प्रिंग से जोड़ दिया गया। इस तरह से सबको इसमें स्प्रिंग से जोड़ दिया गया, हर एक को स्प्रिंग से जोड़ दिया। एक ही टाइप का स्प्रिंग है, एक ही ग्रेड का है, इलास्टिसिटी 105। हाँ, तो इस तरह से जोड़ दिया गया सबको। अब इसमें सिंपली क्या होता है इसमें कि जब तुम क्या करोगे, किसी एक बॉल को पकड़ के खींचोगे, किसी भी एक बॉल को पकड़ के खींचोगे, मान लो एक बॉल को पकड़ के खींचे, जिसको भी इच्छा हुआ, तो उस बॉल को पकड़ के खींचे, जब बॉल को छोड़ोगे तो फिर से क्या होगा, ये अपनी पोजीशन में आ जाएगा। क्यों आया, क्योंकि बाकी जितने स्प्रिंग लगे हैं उन सब ने क्या कोशिश किया
कि उसको अपनी जगह पे लाने का। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग का काम है F इक्वल टू माइनस के एक्स पढ़े उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाने का। तो जब हम किसी भी एक को पढ़े खींचे, इसमें क्या हुआ, डिस्टर्बेंस हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ, तो बाकी जितने स्प्रिंग थे सारे स्प्रिंग इसको खींच के फिर से अपने पुराने पोजीशन में ले आए। इस थ्योरी के हेल्प से एक्सप्लेन किया गया। ऐसा ही कुछ इलास्टिक मटेरियल में भी होता है कि हम किसी जगह से खींचते हैं तो बाकी उसके जितने तुम्हारा एलिमेंट होते हैं, जितने भी और ये होते हैं स्ट्रक्चर में, वो सारा क्या करता है, फिर से उसको पुराने पोजीशन में लाता है। उसी वजह से लैटिस में जितने ये होते हैं, उसी वजह से क्या होता है, पुराने शेप को रिगेन करता है। तो एक छोटी सी थ्योरी थी, कुछ खास नहीं। अब जो मेन आ रहे हैं इस चैप्टर में, जो सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है चैप्टर में, वो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट और अलग अलग टाइप का स्ट्रेस और करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। इसको समझना है, बस यही चैप्टर में सबसे समझने वाला पार्ट है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब मुझे कौन बताएगा स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेस वही दिमाग का स्ट्रेस, बहुत जीवन में दुख है। क्या बोलो? हाँ, अच्छा, स्ट्रेस मतलब दबाव, स्ट्रेन मतलब खिंचाव। स्ट्रेस बहुत सुंदर। अच्छा, स्ट्रेस का मतलब कोई बालक ये बोलेगा कि ये दुख का ही नहीं खत्म होता है, यही स्ट्रेस है। हाँ, यहाँ का स्ट्रेस है, ठीक है। स्ट्रेस क्या बोले? फोर्स, कोई बोले कुछ, क्या बोले? सर कोई भी मतलब बॉडी में फोर्स लगता है ना, हाँ, और उससे जो फोर्स लग के वो अपना तो क्या चीज है ये? लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, एनर्जी है, वर्क है, फोर्स है, फोर्स है। तो स्ट्रेस यानी बोलते हो फोर्स पर यूनिट एरिया, यही ना बोलना चाह रहे हो? प्रेशर बोलना चाह रहे हो? तो स्ट्रेस बोलते हो, जरा समझना, ठीक बात बोल रहा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया तो प्रेशर भी है, तब तो स्ट्रेस प्रेशर ये फिर अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? तब तो प्रेशर और ये एक ही चीज है। प्रेशर से अलग होगा तभी तो अलग से पढ़ेंगे, तो पढ़ा हुआ ही है प्रेशर। तो स्ट्रेस तो फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक ही बात चलो बोल रहे हो, पर फोर्स पर यूनिट एरिया तो प्रेशर होता है। तो मुझे प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस कौन बताएगा? प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है, बता सकते हो? डिफॉर्मेशन है, प्रेशर से डिफॉर्मेशन होता है। नहीं, स्ट्रेस में तो डिफॉर्मेशन होता है। स्ट्रेस हाँ होता है। क्या डिफरेंस है बताओ? जैसे कि कोई भी बॉडी हाँ, प्रेशर करने शेप नहीं चेंज होता है, दोनों से तो होता है। तो फिर अंतर क्या है दोनों में? हम अंतर पूछ रहे हैं, पता नहीं, सब बता दीजिए। कुछ तो था। देखो, प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया है। हम बाहर से लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं, कोई चीज लगा रहा है, एक्सटर्नली लग रहा है, मटेरियल नहीं लगा रहा है। मटेरियल जो उसके वो रसिस्ट करता है, या मटेरियल अंदर से फोर्स लगाता है, जो हमने शेप चेंज किया, फिर से पुरानी शेप को रिगेन किया, क्यों किया? वो मटेरियल ने अंदर से फोर्स लगाया। तो मटेरियल ने जो फोर्स लगाया पर यूनिट एरिया, वो क्या है? स्ट्रेस है। तो प्रेशर है एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस है इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस है इंटरनल फोर्स, फोर्स तो है पर कैसा फोर्स है? अंदर से है। प्रेशर क्या है? प्रेशर कॉज है, स्ट्रेस उसका इफेक्ट है। हम कॉज क्रिएट कर सकते, इफेक्ट नहीं कर सकते। हम बाहर से प्रेशर लगा सकते, बाकी स्ट्रेस लगाना मटेरियल का काम है। हम मटेरियल को आदेश नहीं दे सकते, हमारा कंट्रोल प्रेशर पे है, बाहर वाले फोर्स पे। फिर मटेरियल का अंदर का रेजिस्टेंस जो ऑफर करेगा, दैट इज क्या है? स्ट्रेस है। स्ट्रेस इफेक्ट है, प्रेशर कॉज है। कॉज हमारे कंट्रोल में है, इफेक्ट क्या होगा? वो मटेरियल के कंट्रोल में है। ठीक है, पहले कॉज आएगा फिर इफेक्ट आएगा। ऐसा नहीं होगा पहले से मटेरियल को अंदाज लग गया अच्छा कुछ होने वाला है, वो पहले से अपना शेप ये कर लेगा। पहले तुम चेंज लाना चाहोगे। तो जैसे किसी को मान लो यही इरेजर होता है या कुछ ऐसा है, तो उसको कंप्रेस कर रहे हैं हम, जो बाहर से फोर्स लगाना। अच्छा, प्रेशर भी कैसा फोर्स होता है? हर फोर्स नहीं होता है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स। जैसे इसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है ना, इस पे मान लो ये पार्ट है, ये पार्ट है, अलग अलग फेस है, मान लो इस फेस पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, ये जो नॉर्मल परपेंडिकुलर फोर्स है, इसी को प्रेशर बोलते हैं। जैसे ये है परपेंडिकुलर, इसको पर यूनिट एरिया गिवन एरिया पे इसको प्रेशर बोलेंगे। अगर ऐसे लग रहा है तो ये 10 न्यूटन, तो ये प्रेशर नहीं बोलेंगे, प्रेशर बोलते हैं परपेंडिकुलर। फिर क्या करेंगे? इसका कंपोनेंट देखेंगे जो कि परपेंडिकुलर लग रहा है। बात समझ में आ रही है? ये मान लो 10 ऐसे लग रहा है, अगर 10 ऐसे लगता
तब तो फोर्स हम यूज करते हैं 10 बाय एरिया। लेकिन अगर ये किसी एंगल पे लग रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट खोजना होगा जो क्या लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये ब्लू मार्कर जो है ये फोर्स होगा। मान लो रेड और ब्लू के बीच से एंगल बन रहा है थीटा, तो एंगल के साथ वाला कॉस, तो ये मान लो 10 न्यूटन रेड मार्कर से लग रहा है, 10 रेड मार्कर से लग रहा है, और रेड और ब्लू के बीच थीटा एंगल बन रहा है, तो एंगल के साथ वाला होता है कॉस। तो ये जो ब्लू मार्कर फोर्स लगाएगा वो 10 कॉस थीटा लगाएगा पर यूनिट एरिया। समझ में आ रही बात? तो प्रेशर होता है फोर्स, एक्सटर्नल में भी कौन सा, परपेंडिकुलर फोर्स। और स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल फोर्स। ठीक है, स्ट्रेस दोनों टाइप से होता है, नॉर्मल भी होगा, टेंजेंशियल भी होगा। प्रेशर फोर्स होगा, कैसा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, और क्या होगा, परपेंडिकुलर फोर्स। स्ट्रेस इंटरनल होगा, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? प्रेशर कॉज हो गया, स्ट्रेस उसका इफेक्ट हो गया। ठीक, अच्छा, फिर आएंगे डिटेल्स पे, अभी आएंगे एक एक करके देखेंगे अभी। अच्छा, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन हो जाता है जो इससे इतना स्ट्रेन तो सर जैसे मान लीजिए मतलब जनरली जैसे कोई बहुत ज्यादा दौड़ता है तो स्ट्रेन हो जाता है, तो इसमें बोल सकते हैं कि सर जैसे अच्छा चलो देखेंगे, पहले स्ट्रेस लिख लो, स्ट्रेस लिख लो फिर आगे बात करते हैं। लिखो, स्ट्रेस इज द इंटरनल, स्ट्रेस इज द इंटरनल रीस्टोरिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि री मतलब फिर से, स्टोरिंग मतलब स्टोर, यानी पुराने पोजीशन को फिर से स्टोर करने वाला ये फोर्स है। स्ट्रेस इज द क्या लिखा है, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि पुराने पोजीशन को स्टोर करना चाह रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ऐसे मतलब ना शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं क्रॉस सेक्शन अभी लिख सकते हो, पर एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना। क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी, क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म्ड बॉडी is called stress. Deformed body is called stress. ठीक है। अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया का फर्क पता है? एरिया और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का फर्क पता है क्या? एरिया जैसे मान लीजिए सिलेंडर का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बस उतना सा, एक सर्कल उस पे जो पड़ा क्रॉस सेक्शन। हाँ, जैसे इसका एरिया क्या बोलेंगे, जो क्यूब का एरिया, सॉरी क्यूबाइड से, बस क्यूबाइड का एरिया। और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बोलेंगे, इसका स्लाइस कट करेंगे, अलग अलग स्लाइस काटेंगे, मान लो ऐसा है तो स्क्वायर मिलेगा, इधर से अगर काटेंगे तो रेक्टेंगल मिलेगा। तो क्रॉस सेक्शन, इसमें से क्रॉस सेक्शन कैसा होगा इसका, रेक्टेंगल की स्क्वायर? जैसा काटेगा ऐसे से काटेगा तो स्क्वायर निकल जाएगा। सेक्शन का मतलब होता है क्रॉस, किसका, सेक्शन का मतलब देखो, एक होता है सबका एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस किसको बोलते हैं? जैसे पेन लो, पेन को ट्रांसपेरेंट पेन है, हाँ देखो जैसे पेन होता है ना, पेन का शेप बोलोगे तो क्या एरिया बोलोगे तो सिलेंड्रिकल। अब क्रॉस सेक्शन तो ये कट होगा, समझना, ऐसे ऐसे कट होगा, अगर होलो है तो क्या मिलेगा, रिंग मिलेगा। एक तो ये कटिंग हो सकती है रिंग, एक कटिंग तो ऐसे भी तो हो सकती है। तो क्रॉस सेक्शन दोनों को बोलेंगे, दोनों तरह का शेप अलग मिलेगा ना, दोनों ऐसे कट करेंगे तो अलग शेप मिलेगा ना, तो क्रॉस सेक्शन तो दोनों को बोलेंगे नहीं, क्रॉस सेक्शन इसको बोलेंगे, ये वाला कटिंग। क्यों? क्रॉस सेक्शन इस हर ऑब्जेक्ट का सेंट्रल एक्सिस होता है। जैसे इसका सेंट्रल एक्सिस कौन है, रिफिल, इसका सेंट्रल एक्सिस होता है रिफिल। सेंट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर कटिंग को क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। सेंट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर कटिंग को, पैरेलल कटिंग को नहीं। अगर हम ऐसे कट करेंगे ना तो ये पैरेलल कटिंग होगा, परपेंडिकुलर कटिंग ऐसे, ये इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सर्कुलर होगा, रिंग होगा। बात समझ में आ रही है बात? ये सेंट्रल एक्सिस क्या है, कैसे सेंट्रल एक्सिस है, ये जिससे बना है, ये कई सारे एक एक सर्कल से बना है,
और हर एक सर्कल का सेंटर होगा, सारे सेंटर को मिला दोगे तभी तो ये रिफिल मिला। इसको बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस मतलब सेंट्रल को मिलाने वाली एक्सिस, सेंट्रल को मिलाने वाली एक्सिस। बहुत बेसिक चीज है, लेकिन अच्छे लेवल पे जाके भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। लोग ग्रेजुएशन पार कर जाते हैं, बीटेक हो जाता है, आगे फर्दर स्टडी कर लेते हैं, लेकिन ये सब बेसिक चीजें नहीं पता होती है। प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस, ये बहुत नॉर्मल चीज है, तो ये सब पता होना चाहिए। प्रेशर स्ट्रेस में डिफरेंस, ये क्रॉस सेक्शन क्या होता है, वेट मास में डिफरेंस, हीट टेम्परेचर में डिफरेंस, बहुत नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन ठीक है। अब देखो, जैसे इसका बोलेंगे ना, इसका क्रॉस सेक्शन, अब इसका सेंट्रल एक्सिस क्या है, इसका सेंट्रल एक्सिस समझो कि ये अलग अलग कट करते जाओगे, ये स्क्वायर है तो हर एक स्क्वायर का सेंटर होगा जहां डायगोनल कट करेगा, तो डायगोनल इसका सेंटर होगा। उस तरह से अगला स्क्वायर सब पूरे स्क्वायर का सेंटर होगा। सारे को मिला दोगे एक सेंट्रल एक्सिस कुछ ऐसे मिलेगी। इस सेंट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर कटिंग ऐसे, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। सेक्शन को क्रॉस किया, ठीक है ना। तो क्लियर है, तो ठीक है, खैर आया तो बता दिया। तो इतनी बातें क्लियर है। अब एक बात समझो, बाकी चीजें तो बता दिया, प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्स पर इंटीरियर, दिस दैट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बता दिया। ऐसा यूनिट बताओ इसका स्ट्रेस का यूनिट। पहले बोल देते हो फिर सोचते अच्छा क्या क्वेश्चन था। यूनिट डायमेंशन बता रहे हो ना तुम, पास्कल। हाँ पास्कल, ये प्रेशर थोड़ी है। पहले फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बाकी वो भी यूज करेंगे, पर अभी फिलहाल ये बात है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन, डायमेंशन क्या बोलेंगे, फोर्स का MLT -2, फोर्स का होता है MLT -2, और एरिया का क्या होता है 2, तो बिल्कुल क्या होगा ML -1 T -2, ये तो उसके ही होगा जो प्रेशर के इक्वल है। तो इतनी बात है, कोई दिक्कत इसमें कुछ नोट करना जल्दी से नोट करो, फिर हम स्ट्रेन पे बात करेंगे। देखो स्ट्रेस देखा, पहले बेसिक देख लेते हैं स्ट्रेन, और उसके बाद फिर टाइप देखेंगे, फिर डिटेल में देखेंगे। अभी स्ट्रेस देखा, टाइप पे हम आएंगे सबके। बेसिक स्ट्रेन बात करेंगे। स्ट्रेन क्या होता है बताओ, मतलब खिंचाव का मतलब क्या होता है, ये लेंथ है, फोर्स है, मास है, मास तो नहीं मतलब एरिया है, वर्क है, एनर्जी है। स्ट्रेन क्या है, जैसे स्ट्रेस फोर्स है ना, वैसे स्ट्रेन क्या है। देखो स्ट्रेन, हाँ लेंथ होगा। स्ट्रेन का बोलते क्या है कि बेसिकली अगर देखोगे तो स्ट्रेन कहीं पे भी एक जनरल फॉर्मूला अगर बोलोगे तो ये बोलेंगे, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेन बोलेंगे चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन में चेंज बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो ऐसे तो देखा जाए तो दुनिया में हर बॉडी क्या है 3D है, लेकिन हम अपने सहूलियत के हिसाब से अगर बाकी डायमेंशन नेग्लिजिबल हो तो 1D 2D 3D कहते हैं। अगर एक वायर है उसका लेंथ बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अदर डायमेंशन, उसके कर्वेचर के कंपेयर में, तो उसको सिलिंड्रिकल ना ट्रीट करके हम 1 डायमेंशन कंसीडर करते हैं। देखा जाए तो एग्जैक्टली तो सिलिंड्रिकल है, पर 1D कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि एक डायमेंशन बहुत बड़ा है। वो क्या है 1 डायमेंशन। पेज मान लो लिया, एक A4 पेज लिया, तो पेज को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, पेज लिया, पेज को कंसीडर कर लेते हैं क्या 2D करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका ये जो है, हम इसका डेप्थ बोलो या इसकी चौड़ाई को हम नेग्लेक्ट करते हैं। चौड़ाई मतलब ये ऊंचाई, सॉरी जो बोलो, तो उसको हम क्या करते हैं नेग्लेक्ट करते हैं। विड्थ को नेग्लेक्ट ना करें तो ये भी कुछ ना कुछ है बहुत कम, ये भी रियल में तो 3D है, क्योंकि इस डायमेंशन और इस डायमेंशन के कंपेयर में इसकी जो मोटाई नेग्लिजिबल है, तो इसको कंसीडर हम क्या करते हैं 2D करते हैं। कॉपी का ये डायमेंशन को भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता उसकी मोटाई को, तो उसको 3D कंसीडर कर लेते हैं। यही है। तो अगर कोई 1D कंसीडर किए हो, वायर है, वायर को जब खींचोगे या कंप्रेस करोगे तो क्या चेंज आएगा, लेंथ में चेंज आएगा। तो उसके लिए जो हम स्ट्रेन बोलेंगे वो बोलेंगे चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। मैं डिटेल आगे टाइप बताऊंगा, अभी केवल बेसिक बता रहा हूं। उसके लिए बोलेंगे चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक। तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, अगर लेंथ में चेंज बाय ओरिजिनल लेंथ बोलोगे, मान लो से लेंथ थी पहले 10 सेंटीमीटर, हमने खींचा, लेंथ हो गई 10.2 सेंटीमीटर, लेंथ हो गई 10.2 सेंटीमीटर, तो चेंज इन लेंथ कितना आया 0.2 सेंटीमीटर।
बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर, तो वहां स्ट्रेन होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन 0.2 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो जितना भी आएगा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। उसी तरह जब 2 डायमेंशन कंसीडर करेंगे तो 2 डायमेंशन में क्या है, लेंथ और थिकनेस। अगर मैं उसमें चेंज लाना चाहूंगा तो मेरा दोनों डायमेंशन में से चेंज आएगा, तो क्या बदल जाएगा, एरिया बदल जाएगा। तो वहां पे हम बोलेंगे चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया। तो एरिया में जो चेंज आएगा मीटर स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर, वो भी कैंसिल हो जाएगा डायमेंशन। बात समझ में आ रहा है? डायमेंशन लेस है। हाँ, और 3D में बोलेंगे तो क्या चेंज आएगा, तीनों में वॉल्यूम है, तो चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर एसआई में लिख रहे हैं मीटर क्यूब बाय मीटर क्यूब, वो क्या हो जाएगा, वो भी डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो स्ट्रेन समझ में आया क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो स्ट्रेन के अगर इस बेसिस पे टाइप बोलेंगे तो 3 टाइप का होगा, लॉन्गिट्यूडनल, और क्या होगा, एरिया और वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, अब एक बात बताओ, यानी जितने भी टाइप देखेंगे ये सब क्या है, डायमेंशन क्या है सबका, ये डायमेंशन लेस है और यूनिट, कुछ नहीं। यानी स्ट्रेन क्या है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस। याद करो जब सबसे पहले शुरू किया था पढ़ाना, यूनिट एंड मेजरमेंट जहां से शुरू किया था, वहां पे 2 क्वांटिटी बताता है फिजिकल, हर एक फिजिकल क्वांटिटी में 2 पार्ट होता है, कौन कौन सा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट, लेकिन एक्सेप्ट सम फिजिकल क्वांटिटी। तो उसमें एग्जांपल बताया था यूनिटलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस में बोला था स्ट्रेन। यूनिटलेस क्यों, क्योंकि यूनिट था नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारा जाके जो यूनिट ऊपर वही यूनिट नीचे, तो यूनिट कैंसिल हो गया था। ठीक है, तो ये सब यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी में आता है। तो ये बातें हैं। अच्छा एक बात मुझे बताओ, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन है कि स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस है, सोचिए बताओ सारे लोग, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन है या स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस है? सर अगर स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस है, हाँ हाँ, आराम से सोच के बोलो। तो किसकी वजह से क्या हुआ फिर बताओ, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन है। ठीक है, तुम भी बोले, बाकी भी बताओ, सब अपना तर्क बताओ, सही गलत देखा जाएगा, क्या क्या बोलना चाह रहे हो, देखिए बताओ। तुम बोले स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन है, ठीक है, तुम क्या बोल रहे हो? ये बात तो बहुत सही बोला। सर स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस हो सकता है, नो उल्टा। नहीं क्यों? क्योंकि सर चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, कहीं पे अगर स्ट्रेस लगा, कुछ प्रेशर लगा, तो वो चेंज कर रहा है डायमेंशन को, ओरिजिनली भी तो कुछ रहा होगा सर। तो अलग ही दुनिया में जा, लिखो नोट देके लिखो, समझाते हैं। या पहले ये सब लिखोगे ना, या लिख लो पहले वही लिख लो, नोट देके फिर स्ट्रेन लिखना, कोई दिक्कत लिखना है। स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस। क्यों, समझो बात को, पहले डायमेंशन में चेंज होगा कि पहले मटेरियल अपना शेप को रिगेन कर लेगा? पहले डायमेंशन में चेंज लाओगे ना, मटेरियल अंतर्यामी तो नहीं है, उसको पता चल गया हाँ ये मेरे फोर्स लगाएगा, मेरा पोजीशन चेंज होने वाला है, रिगेन कर लो। पहले तो तुम पोजीशन में चेंज करोगे, कंप्रेस करोगे या एक्सपेंड करोगे, फिर ना वो अपना शेप को रिगेन करेगा। तो रिगेन जो करने के लिए इंटरनल लगा रहा है फोर्स, वो है स्ट्रेस। तो पहले तुम डायमेंशन में चेंज लाओगे, फिर उसके इफेक्ट में स्ट्रेस डेवलप होगा। तो पहले स्ट्रेन है ना, तो स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस है। बात समझे? अभी बालक पूछ रहा है, बता रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, पता नहीं, इसकी वजह से, समझे? तो पहले डायमेंशन में चेंज होना ही क्या, स्ट्रेन है ना, तो पहले डायमेंशन में चेंज लाओगे, फिर मटेरियल उसको रेजिस्ट करेगा, अपना पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करेगा। ऐसा थोड़ी का पहले से रिगेन कर लिया, बाद में तुम आप बैठ के चेंज ला रहे हो। ठीक है ना, तो स्ट्रेन इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस, लिख लिया। बेसिक ये सब जो स्ट्रेन के बारे में लिखना है लिख लो जल्दी से, लिखना क्या लिख ही लो, उसके बाद फिर हम अलग अलग टाइप्स पे आएंगे इनके, तो नोट करो। अब देखो स्ट्रेस के टाइप पे आते हैं, इसके टाइप समझना जरूरी है, यही समझने वाली चीज है काफी, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों के टाइप। एक काम करेंगे, इसके टाइप को आसान बनाने के लिए मैं आपको एक चार्ट सा बना दूंगा, उस चार्ट से बहुत आसानी से ध्यान हो जाएगा टाइप का, अदरवाइज टाइप में कंफ्यूज करते हैं लोग, स्ट्रेस और उसके पीछे कौन सा स्ट्रेन था। तो पहले हम आ रहे हैं स्ट्रेस पे, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के टाइप पे पहले आते हैं। अब देखो स्ट्रेस के टाइप, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस
तो स्ट्रेस के दो टाइप देखेंगे, एक वो बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस और एक टाइप बोलेंगे शियर स्ट्रेस। क्या है देखेंगे, एक बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस या बोलते हैं शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस या इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलेंगे, तो दोनों चीज बोलते हैं, शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल। इधर लिख देता हूँ, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल या शियर, ठीक। फिर नॉर्मल के दो टाइप, नॉर्मल के दो टाइप, नॉर्मल के दो टाइप कौन कौन से, ठीक है बोलो। लॉन्गिट्यूडनल और नहीं, लॉन्गिट्यूडनल और बल्क, बल्क या फिर एक और नाम है इसका वॉल्यूम, बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। फिर लॉन्गिट्यूडनल के दो टाइप, लॉन्गिट्यूडनल के दो टाइप, दैट इज टेंसाइल और कंप्रेसिव भी बोलते हैं या कंप्रेशनल भी बोलते हैं। तो टेंसाइल और कंप्रेशनल, टेंसाइल और कंप्रेशनल, तो ये है स्ट्रेस के टाइप। जितना लिखा है ऐसा कुछ नहीं है, समझने में आसान है, एक एक करके हम समझते जाएंगे। कंप्रेशनल, अब जरा इसको समझते हैं। स्ट्रेस किसकी वजह से है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, मटेरियल अंदर से कोई फोर्स लगाएगा, रेसिस्ट करेगा रिस्टोर करने के लिए पोजीशन, उसी को क्या बोलते हैं स्ट्रेस। तो बाहर से जो लगाएगा उसके अगेंस्ट जो अंदर से लगा, अब बाहर से जिस तरह से फोर्स लगाएगा अंदर से भी वैसा ही उल्टे डायरेक्शन लगाना पड़ेगा। कि अगर बाहर से समझो ऐसे लगाया गया, ये सरफेस के क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स, या ऐसे लगा रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर, या ऐसे लगा रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर, या ऐसे लगा रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, इसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा, फोर्स परपेंडिकुलर लगा तो इसका जो रेसिस्ट करेगा वो भी इंटरनली परपेंडिकुलर करेगा। तो इस तरह का स्ट्रेस को बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। जैसे सर हम लोग नॉर्मल उसमें करते हैं, तो हाँ, तो ये क्या है नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस दो टाइप का होगा, समझना, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा क्या है बल्क या वॉल्यूम। बल्क का मतलब होता है सब, सारा डायमेंशन, बल्क मतलब सारा, इसलिए बल्क भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है कि अगर स्ट्रेस जो लगे वो परपेंडिकुलर लगे बट क्या करे, लेंथ को बढ़ाना या घटाना चाहे, परपेंडिकुलर लग के लेंथ को बढ़ाना या घटाना चाहे, उसको क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। मतलब लग तो रहा है परपेंडिकुलर, अब देखो परपेंडिकुलर कैसे लग सकता है, ऐसे लग सकता है, परपेंडिकुलर ऐसे लग सकता है, या इस तरह से लगा परपेंडिकुलर, ये लेंथ को घटाना चाह रहा है, या परपेंडिकुलर हम खींच भी सकते हैं, परपेंडिकुलर दोनों तरफ से खींच भी सकते हैं। तो ये लग तो रहा है परपेंडिकुलर लेकिन एक डायमेंशन में लग रहा है, लेंथ को बढ़ाना या घटाना चाह रहा है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। बॉडी 3D है, लग एक पे रहा है, लग रहा है लेंथ को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। ऐसे खींचेंगे लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, परपेंडिकुलर लगते हुए लेंथ बढ़ाएगा, और ऐसे कंप्रेस करेंगे परपेंडिकुलर लगते हुए लेंथ घटाएगा। यह है लॉन्गिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल में दो बातें हो सकती है ना, कि एक बार लेंथ को बढ़ाना चाहे, एक बार लेंथ को घटाना चाहे। अगर हम पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं ताकि लेंथ लॉन्गिट्यूडनल लग रहा है, और लॉन्गिट्यूडनल किसका टाइप है, नॉर्मल, लग रहा है परपेंडिकुलर और लेंथ को बढ़ाना चाह रहा है तो बोलते हैं टेंसाइल, और लेंथ को घटाना चाहे परपेंडिकुलर लग के तो क्या बोलते हैं कंप्रेशनल, ठीक। बल्क क्या बोलते हैं, जो सब डायमेंशन पे लगे। जैसे इसको मान लो कि पानी में डुबा दिया, इसको पानी में डुबा दिया तो वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से दबाएंगे, इधर भी दबाएगा, इधर भी दबाएगा, इधर भी दबाएगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो नॉर्मल ही लग रहा है बट चारों तरफ से, इसको क्या बोलते हैं बल्क। जैसे गुब्बारे में हवा भरी है, वो हवा उसके मटेरियल को क्या करेगा, चारों तरफ से धक्का देगा, तो ये क्या है बल्क। समझ में आ रही बात। तो ये सब क्या है नॉर्मल की टाइप, लग रहा है परपेंडिकुलर एक डायमेंशन में लेंथ को बढ़ाना घटाना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल सबको, तो बल्क। लॉन्गिट्यूडनल के दो टाइप, टेंसाइल और कंप्रेशन, लेंथ को बढ़ाना चाहे टेंसाइल, घटाना चाहे कंप्रेशनल। इन नॉर्मल की सारी कहानी समझ गए, अभी मैं डिटेल लिखाऊंगा, अभी केवल अभी समझा रहा हूं। फिर आएंगे ये टेंजेंशियल या शियर। ये ऐसा लगे कि तुम्हारा लेंथ के या किसी भी डायमेंशन के परपेंडिकुलर लग के पैरेलल लगे।
जैसे ये इसके परपेंडिकुलर लग रहा है ना, तो परपेंडिकुलर लग रहा है तो नॉर्मल, और ऐसे लगे, ऐसे लगे, ये क्या है, ये है तुम्हारा टेंजेंशियल, ऐसे लगे, ये क्या है टेंजेंशियल, ऐसे लगे, ये क्या है टेंजेंशियल। ठीक, अब टेंजेंशियल स्ट्रेस कैसे हो सकता है कि एक कॉपी या किताब लाए हो, कोई मोटा सा कॉपी किताब, मोटा काफी हो, और बहुत रिजिड टाइप का ना हो कवर, मोटा किताब उताब को है नहीं, वो नहीं जो मूव करे, आर डी शर्मा, हाँ ले आओ, ले आओ, कोई जो मोटा, जितना भी मोटा होगा। चलो नोट कर लो, तब तक इतना नोट करो। देखो इतनी बातें हो गई थी, टेंजेंशियल या शियर देख रहे थे, टेंजेंशियल शियर बताया, जैसे कि ये देखो इसमें मोटा ठीक दिखेगा। अगर मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं परपेंडिकुलर, ये तो ये कैसा है, ये नॉर्मल है। अब इसी पे अगर ऐसे लगाऊं सरफेस के पैरेलल, सरफेस के पैरेलल लगाऊं तो ध्यान से इसको देखना है, इस पार्ट को, इस वाले पार्ट को देखना है यहां पे। तो जब मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, तो ये टिल्ट हो गया, इसका शेप में चेंज आया, तो ये फोर्स कैसे लगा रहा है, सरफेस के पैरेलल ऐसे, ये तो ये क्या है, ये है तुम्हारा जाके शियर स्ट्रेन, ठीक है ना, शियर स्ट्रेस, और आगे स्ट्रेन भी बोलेंगे, और भी चीज इसमें देखेंगे बाद में, एंगल वगैरह फार्मूला निकालना वो आगे चल के देखेंगे। तो अभी बेसिक बस इतना ही है। और अभी इसके टाइप वगैरह मैं एक एक करके लिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये तो बेसिक ही चल रहा है, इंजीनियरिंग में फिर ये चैप्टर बहुत डिटेल हो जाता है। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम नाम से पढ़ते हैं, और एक अगला चैप्टर जो फ्लूइड है, ये दोनों चैप्टर इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट हो जाता है, 2-2 सेमेस्टर पढ़ते हैं, 2 सेमेस्टर ये सोम नाम से पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और फ्लूइड मैकेनिक्स भी 2 सेमेस्टर पढ़ते हैं, और बेसिक मैकेनिक्स पढ़ते हैं 2 सेमेस्टर। तो वहां काफी डिटेल होता है, अभी बेसिक इसलिए जानना जरूरी है। तो क्लियर है ये सब। अब एक एक करके मैं कुछ डिफिनेशन लिखाते चल रहा हूं इनका। सबसे पहले आएंगे, लिखेंगे शुरुआत से, सबसे पहले लिखना नॉर्मल स्ट्रेस। सबसे पहले लिखो, समझ चुके हैं क्या है नॉर्मल स्ट्रेस, सबसे पहला नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। इसके टाइप बांट देते हैं, तो मैं नाम लिख देता हूं, वैसे तो सहूलियत होगा जब लिखोगे। इसको मान लो फर्स्ट कर लिया, 2 टाइप, सेकंड, इसके 2 टाइप, कुछ रोमन में लिख लिया 1, इसको लिख लिया 2, फिर इसके 2 टाइप, इसको मान लो ए लिख लिया, इसको बी लिख लिया, ठीक। तो नॉर्मल स्ट्रेस लिखना फर्स्ट। इन दिस, जल्दी लिखते चलते, इन दिस फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सरफेस। इन दिस फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सरफेस। फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। तो इसका फॉर्मूला क्या बोलेंगे, है तो स्ट्रेस ही ना, फोर्स पर यूनिट एरिया ही है, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया ही है, बट कैसा फोर्स है, नॉर्मल, नॉर्मल या परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल फोर्स या परपेंडिकुलर फोर्स, किसके परपेंडिकुलर, सरफेस के, जिस सरफेस को देख रहे हैं, पर यूनिट एरिया। तो क्या बोलेंगे, सिंपल नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर है। इसका ये क्या होगा, ऐसा यूनिट, तो सब तो स्ट्रेस ही है ना, तो एक ही होगा टाइप जो भी देखोगे। अगला लिखो, नीचे लिखो, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। नॉर्मल स्ट्रेस के कितने हैं, 2 टाइप। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट लिखना क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। फर्स्ट क्या है, टाइप दिख रहा है लॉन्गिट्यूडनल। फर्स्ट लिखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये हो गया 1। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या है, लिखो, इन इट डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड, डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द लेंथ। इन इट, ध्यान से लिखना, डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द लेंथ। ध्यान रखो, मैं पैरेलल टू द सरफेस नहीं बोल रहा यहां पे। तो बोलोगे सर नॉर्मल का टाइप है तो पैरेलल कैसे हो गया, पैरेलल टू द लेंथ, लेंथ के पैरेलल है, सरफेस के नॉर्मल है, लेंथ के पैरेलल है, सरफेस के नॉर्मल है, जैसे समझना है नॉर्मल का ही टाइप। नॉर्मल किसके, सरफेस के। अगर ऐसे लगा रहे हैं ऐसे, तो सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर, तभी तो नॉर्मल हुआ। और लेंथ क्या, ये लेंथ है, ये लेंथ है, लेंथ के कैसे लग रहा है, पैरेलल, तो पैरेलल टू लेंथ। लेकिन सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर, तभी तो नॉर्मल हुआ। बात समझ में आ रही है। तो पैरेलल टू लेंथ लगे, पैरेलल का मतलब सरफेस के पैरेलल नहीं बोल रहा था, तो नॉर्मल का टाइप ही नहीं होगा। पैरेलल टू लेंथ बोले तो क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। क्या लिखा है इसका, स्ट्रेस, क्या लिखा है डेफिनेशन,
It is deforming force. It is in it deforming force is applied parallel to the length. नीचे लिखना, नीचे लिखना। एक बात बताओ, क्या ये स्ट्रेस सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होगा? एक नेगेटिव सॉलिड क्यों? लिक्विड भी तो स्पेस लेता है। क्यों बताओ, जल्दी बताओ। क्योंकि सर उसका लिक्विड में, लिक्विड के लिए बात नहीं करेंगे क्योंकि लिक्विड में लेंथ नाम की चीज नहीं होती, गैस में लेंथ के नाम की चीज नहीं होती, लिक्विड में लेंथ नाम का कुछ नहीं होता, जिसमें रखोगे उसी का शेप ले लेता है। गैस रैंडम मोशन करता रहता है। लेंथ नाम की चीज कहाँ होती है? सॉलिड में। तो ये स्ट्रेस केवल सॉलिड में बात करते हो। लिखो, नोट देके नीचे लिखना, दिस स्ट्रेस अकर्स, दिस स्ट्रेस अकर्स, ओनली फॉर सॉलिड। हाँ लिखो, दिस स्ट्रेस अकर्स ओनली इन सॉलिड्स, ओनली इन सॉलिड्स, क्योंकि सॉलिड का ही लेंथ चेंज करेंगे ना, गैस का क्या लेंथ चेंज करोगे? लेंथ नाम की चीज ही नहीं होती, लिक्विड का क्या करोगे? नहीं। एंड कम्स इन पिक्चर लिखना उसी में, एंड दिस स्ट्रेस अकर्स ओनली इन सॉलिड्स एंड कम्स इन पिक्चर, कम्स इन पिक्चर। सॉलिड में लेंथ, लेंथ कब बोलते हैं? जब कोई एक डायमेंशन बाकी दोनों कंपेयर में बड़ा हो, उसी को लेंथ बोल देते हैं। तो लिखो, एंड कम्स इन पिक्चर व्हेन वन ऑफ द थ्री डायमेंशन, वन ऑफ द थ्री डायमेंशन, वन ऑफ द थ्री डायमेंशन, तीन डायमेंशन में से कोई एक, थ्री डायमेंशन, ब्रैकेट में लिखो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ब्रैकेट क्लोज, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ब्रैकेट क्लोज, much greater than other two, much greater than other two, much greater than other two। बात समझे? यानी लेंथ नाम की चीज होगी तभी इसका बात करेंगे ना। कोई ऐसी बॉडी जिसमें लेंथ, मास और ये तीनों लगभग बराबर हो, सॉरी लेंथ मास बोल रहे, लेंथ, थिकनेस और हाइट तीनों बराबर हो, तो उसमें लेंथ कहां खोजोगे? नहीं होगा। तो यहां इसकी बात ही नहीं होगी, तभी होगा जब लेंथ है। ठीक है, तो क्लियर है? अच्छा, अब नीचे लिखो, फिर लॉन्गिट्यूडनल के क्या है? दो टाइप लिखो। लॉन्गिट्यूडनल नीचे लिखना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। ये भी दो टाइप का है। तो फर्स्ट लिखो, इसमें लिख लिया किस ए से लिख लिया, तो ए, इसका दो टाइप में ए कौन सा है? टेंसाइल। लिखो ए टेंसाइल स्ट्रेस है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल का ही टाइप ना, मतलब लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर और लेंथ के पैरेलल, लेकिन क्या काम करेगा? लेंथ को बढ़ाने का। जैसे ये पकड़ के खींच रहे हैं परपेंडिकुलर, सरफेस के तुम्हारा परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, और इसके एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर और लेंथ के क्या है? पैरेलल। सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे खींच रहे हैं तो सरफेस के परपेंडिकुलर खिंचा रहा है और लेंथ के पैरेलल, तो ये क्या है तुम्हारा? टेंसाइल। सरफेस के परपेंडिकुलर लेंथ के पैरेलल और खींच रहे हैं तो लेंथ को बढ़ा रहा है, टेंसाइल, और सरफेस के परपेंडिकुलर लेंथ के पैरेलल लेंथ को घटाए, कंप्रेस करे तो कंप्रेशनल बोलेंगे। जल्दी से लिख लो, टेंसाइल स्ट्रेस लिखना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लिखना इसमें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, longitudinal stress produced due to increase in length, due to increase in length of a body, increase in length of a body under, या of a body ऐसा करो, of a body in the direction of, of a body in the direction of deforming force, of a body, of a body in the direction of, in the direction of deforming force, deforming force is called, deforming force is called tensile stress, deforming force is called tensile stress। ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स के डायरेक्शन में डिफॉर्मिंग फोर्स इधर ही लग रहा है और इधर ही लेंथ बढ़ रहा है। लिखो बी कंप्रेशनल। अगला लिखो कंप्रेशनल, अगला लिखो डेफिनेशन कंप्रेशनल। तो कंप्रेशनल किसका टाइप है? इसी का लॉन्गिट्यूडनल का, यानी लॉन्गिट्यूडनल जो लेंथ को क्या करे? घटाए।
कंप्रेस करेंगे, हाँ तो लिखो, हाँ longitudinal stress produced due to longitudinal stress produced due to decrease in length, produced due to decrease in length of a body, decrease in length of a body, decrease in length of a body under a अपोजिट डायरेक्शन में बोलोगे, अंडर ए, अच्छा सॉरी डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, अंडर ए, बिल्कुल बिल्कुल, अंडर ए डिफॉर्मिंग फोर्स के डायरेक्शन में, अंडर ए डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड कंप्रेशनल स्ट्रेस, कंप्रेशनल स्ट्रेस। क्लियर है इतना? कंप्रेशनल स्ट्रेस, ठीक। अभी देखो, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, तो नॉर्मल के सारे डेफिनेशन आज कंप्लीट कर लेते हैं, कल टेंजेंशियल देखेंगे। तो नॉर्मल में एक कौन रह गया? बल्क, इसको अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड लिखो बल्क, नॉर्मल को आज कंप्लीट कर लेते हैं, कल फिर शेयर बात करेंगे। तो लिख लो बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस, बल्क लिखा है या वॉल्यूम स्ट्रेस। बल्क का मतलब क्या है? सारे डायमेंशन में, तो लिखो इट अकर्स, अच्छा ये किस में होगा? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? तीनों में, क्योंकि वॉल्यूम तीनों में होता है। तो लिखो इट अकर्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। इट अकर्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, तीनों में होगा। सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस लिखो, लिखना नीचे। डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड, इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर लगेगा कि नहीं लगेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा ही, बट सब डायमेंशन में लगेगा, क्योंकि नॉर्मल का ही टाइप है। तो लिखो डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सरफेस, डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सरफेस, at all points, normal to the surface at all points, normal to the surface at all points, यानी हर एक इसमें लगेगा। कैसे लगेगा? सरफेस के नॉर्मल, मतलब इधर भी नॉर्मल, ये डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गया, इधर में परपेंडिकुलर आपको बोर्ड पे दिखेगा नहीं, इस तरह से लगेगा, इस तरह से लगेगा। अगर मैं बोर्ड पे दिखाना चाह रहा हूं तो कुछ ऐसे दिखा दिया। ऐसे का मतलब ये नहीं है कि तिरछा लग रहा है, ऐसे का मतलब समझना ऐसे लगा, बाहर की वजह से ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ठीक ना। तो इसमें ये, इसका भी डेफिनेशन क्या बोलेंगे? नॉर्मल फोर्स ही बोलेंगे, बट वही सब डायमेंशन में लगने लगा, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया ही बोलेंगे, क्योंकि टाइप किसका है? नॉर्मल का ही है। कोई दिक्कत? तो आज इसके कंप्लीट टाइप हो गया, तो नॉर्मल के पूरा टाइप हो गया, तो क्लियर है। नॉर्मल कल देखेंगे, टेंजेंशियल या शियर। तो दो टाइप से लगा फोर्स, कैसे? एक बार सरफेस के परपेंडिकुलर लगा तो नॉर्मल स्ट्रेस, पैरेलल लगा तो शियर। परपेंडिकुलर में दो टाइप से लगा, एक डायमेंशन में लगा तो लॉन्गिट्यूडनल, सब में लगा तो बल्क, बल्क का मतलब होता है सारा, बल्क या वॉल्यूम। लॉन्गिट्यूडनल में दो तरह हुआ, लेंथ बढ़ाने की कोशिश किया तो टेंसाइल, घटाने की कोशिश किया तो कंप्रेशनल। इतनी कहानी क्लियर है, इतना रिवाइज करना, बाकी कल देखते हैं।